तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आप जैसे कि बेसिक जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं, जो क्या करता है उसको रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आने नहीं देता है, विरोध करता है। और रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आने नहीं देता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल है कि सर यहाँ पे हम लोग कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए बताया गया आपको, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर कंडक्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बोलता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। अगर कोई वायर है तो जितना ज़्यादा वायर का लंबाई होगा उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग थिकनेस बोल सकते हैं, मोटाई बोल सकते हैं वायर का, उतना ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे लिख दिया गया, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी लंबाई के समानुपाती, मतलब लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, समानुपाती। एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, है ना, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको फार्मूला के रूप में लिखते हैं, जैसा कि आप पहले बेसिक क्लास में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। अगर हम इन दोनों को लिखें तो R जो हो जाएगा, है ना, L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया जो कहाँ जाएगा, डेनोमिनेटर में है, तो नीचे हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है R यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, बराबर, और एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, बराबर आता है, और फिर कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको आप लोग रो के नाम से जानते हैं, और L है बाई A। ये फार्मूला आप पहले जानते हैं, R बराबर रो L अपॉन A। तो सवाल है कि सर ये R क्या है, उसके बारे में हम लिख देते हैं। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब आप जानते हैं, इज ओम, है ना। ओम साइंटिस्ट का नाम है, जिसको पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। ये रिप्रेजेंटेशन है ओम का। रो क्या है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टिविटी को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, और उसके बाद उसमें जो एरिया किसका लेना है, लेंथ किसका लेना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो देखिए फिगर में
हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा है इस बर्तन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने डुबा के रखा है और इस इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना। मान लिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिए। ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो है इधर नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो आप अभी फॉर्मूला देखे हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के केस में आप देखते होंगे वायर की हम लंबाई लेते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में L क्या लेंगे। हाँ, तो ध्यान रहे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग L मानते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया किसका लेते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसका जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिए, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ से है कि लेंथ किसका है आपका, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई, एरिया किसका है, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है। तो कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है उसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का उल्टा 1 बाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1 बाई R। अभी आपको हमने बतलाया है कि R जो होता है रो L बाई ए होता है, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, G इज इक्वल टू 1 बाई रो को अलग हमने लिख दिया है और इंटू 1 बाई L बाई ए को हमने अलग लिख दिया है। मान लिया जाए इसको हम लोग एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। 1 बाई रो क्या हो जाएगा, रो को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो 1 बाई रो जो हो गया रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा का ये सिंबल होता है, इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी का जो होता है रेसिप्रोकल 1 बाई रो होता है। अब देखिए यहाँ पर सेल कांस्टेंट के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि फार्मूला को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो जैसा कि अभी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है उसमें जो इलेक्ट्रोड आप लेते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, और उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग या तो x से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसी को हम लोग G स्टार भी कहते हैं, है ना, G स्टार। सेल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से या फिर x से। अलग अलग किताब में आप देखिएगा अलग अलग टर्म लिया जाता है। अब सवाल है कि सर ये है क्या, x बराबर हम G स्टार लिख दिए, लेकिन G स्टार किसके बराबर होगा, तो जो लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच और जो उसका क्रॉस सेक्शन है उन दोनों का रेशियो जो कहलाता है सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन नंबर 1 माना था हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और वहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका G इज इक्वल टू 1 बाई
रो और इंटू 1/L/A है, ठीक है, यही वैल्यू है। तो जी जो हो गया 1/रो को अभी आप देखिए कंडक्टिविटी बोले थे, और कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से, ठीक है, कप्पा से। और इंटू 1/L/A को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग जी स्टार ले लेते हैं। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और कभी कभी हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है जी स्टार, तो जी और जी स्टार क्या हो जाएगा, जी में मल्टीप्लाई, इधर क्या हम लिख देंगे, क्या बच जाएगा, कप्पा। इसको चलिए हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। सवाल है कि सर ये कप्पा क्या है, तो अभी आपको बतलाया गया था, फिर से हम लिख देते हैं। कप्पा जो है आपका कंडक्टिविटी, जी जो है आपका कंडक्टेंस इंटू जी स्टार जो है आपका सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्या है, वो जो लेंथ है और एरिया है उसका रेशियो है। कंडक्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं, अभी आपको बतलाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ यूनिट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपको हमने रो का फॉर्मूला लिखा था, रो बराबर है ना RL/A। यहाँ पे हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट इकाई जिसको कहते हैं। तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, लेंथ का क्या होता है, मीटर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रो का यूनिट जो हो जाएगा ओम, ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया, मीटर। तो हम इसका लिख सकते हैं ओम पर मीटर। आप बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम प्रति मीटर, ठीक है। अब हम लोग अगला जो ले रहे हैं यूनिट कंडक्टेंस का लेते हैं। कंडक्टेंस जो होता है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जी। और आपको बताया गया कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो जी का यूनिट हो जाएगा पर ओम, है ना। या फिर इसी को हम लोग महो के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जिसको जी बोलते हैं इज, पर ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्लिक, ओम का उल्टा होता है महो या फिर पर ओम बोलते हैं। और एक इसका यूनिट होता है जिसको हम लोग सीमेंस का नाम से जानते हैं, SIEMENS। सीमेंस को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस का यूनिट जो होता है पर ओम जिसको हम लोग महो के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग सीमेंस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सीमेंस एक साइंटिस्ट का नाम। अब देखिए जो जी स्टार था आपका, जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, उसका यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आसान है। जी स्टार जो था L/A के इक्वल था। हम अगर जी स्टार लिखना चाहते हैं तो L का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और जी स्टार का जो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का पावर -1। अगर आप इसी को मीटर में लिखते हैं
तो प्रति मीटर हो जाएगा L/A। तो G स्टार इज इक्वल टू L का मीटर लिए, एरिया का मीटर स्क्वायर लिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। G स्टार इज इक्वल टू 1/मीटर हम बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग प्रति मीटर भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट का यूनिट। अब आते हैं हम लोग कप्पा के पास, है ना। कप्पा जो है अभी आप देखे थे, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो कप्पा का यूनिट क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। G क्या है, G जो है आपका तो देखिए G क्या है, जिसको हम लोग कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, और G का यूनिट क्या होता है, पर ओम होता है। क्या होता है, पर ओम, अभी आपको बताया गया है। और G स्टार का आपने क्या निकाला है, पर सेंटीमीटर, या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कप्पा का यूनिट। पर ओम को हम लोग सीमेंस भी कहते थे, सीमेन। और G स्टार का क्या हो गया आपका, पर सेंटीमीटर। सीमेन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में S पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, यह भी एक यूनिट है। तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ कप्पा, यूनिट ऑफ कप्पा। कप्पा को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इज सीमेन पर सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लिए हैं। सीमेन पर मीटर भी ले सकते हैं, कब, जब लेंथ का यूनिट आप मीटर में लिए हैं। पर ओम पर मीटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन सीखेंगे। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L/A, इसको पहले हमने बतलाया है। अगर मान लिया जाए लेट L इज इक्वल टू लेंथ है जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का 1 मीटर, एरिया जो हमने मान लिया है क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो R का जो वैल्यू आएगा आपका रो इंटू L का वैल्यू 1, A का भी वैल्यू 1 पुट किए, तो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर L का वैल्यू 1 मीटर लिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वह पर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर लंबाई 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रतिरोधकता जो होता है प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी जो होता है रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो आइए अब हम उसको लैंग्वेज के रूप में डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी को जो डिफाइन किया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस, किसी पदार्थ का जो रेजिस्टिविटी है यह जो है ना रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कब, जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। उसी तरह से हिंदी में भी लिख दिया गया, भौतिक रूप से किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता क्या कहलाता है, उसका प्रतिरोध। कब, जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मीटर होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। इससे पहले हम लोग इसका यूनिट जान चुके हैं कि ओम मीटर होता है ना रेजिस्टिविटी। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो हम लोग इससे पहले कप्पा का फार्मूला देखे थे
कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से, जो कि G इंटू जी स्टार के इक्वल होता था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। ठीक है, हम जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार जो है सेल कांस्टेंट है, इसको हम लोग L/A लिखते थे। तो अगर मान लिया जाए L बराबर 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो कप्पा का जो वैल्यू यहाँ पे आने वाला है आपका G इंटू L का वैल्यू 1 और A का भी वैल्यू 1, तो कप्पा जो हो जाएगा आपका G के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू G होगा। कप्पा हम लोग किसको कहते हैं? कंडक्टिविटी को कहते हैं। G हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? G से कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी जो होगा, है ना, कंडक्टिविटी, कप्पा जो है कंडक्टिविटी और G जो है कंडक्टेंस, कब बराबर होगा? जब L का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं? 1 और A का भी वैल्यू 1, लंबाई 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो अब हम लोग इसको लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे लिखते हैं इसको लैंग्वेज में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज में डेफिनेशन, कंडक्टिविटी जो होता है किसी मटेरियल का, यहाँ पे लिखा है साइमन्स पर मीटर इसका यूनिट है ना। कंडक्टिविटी जो होता है उसका कंडक्टेंस के बराबर होता है, कब? जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यही यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, किसी पदार्थ की सीमन प्रति मीटर में, यह इसका यूनिट होता है। में चालकता इसका चालकत्व है, चालकता ही चालकत्व कहलाता है। कब? जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे।